हेलो फ्रेंड्स, मैं आर के पाल आरपीसी टेक पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग साइंस पेडागोजी के मैं सीरीज लेके आया हूं, जो पेपर 2 में सीटेट के पेपर 2 में 10 नंबर का होता है। तो 10 में 10 पेडागोजी सेशन जो होता है उसको मैं इस वीडियो में डील करूँगा, उसी को लाऊँगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे देखिए, सबसे पहला पॉइंट जो है इसमें साइंस में, तो वो हमें जानना पड़ेगा कि विज्ञान आखिर होता क्या है, उसकी प्रकृति क्या होती है, उसका अर्थ क्या होता है। विज्ञान की प्रकृति और अर्थ क्या होता है। तो विज्ञान जो है ना, वो अंग्रेजी शब्द के हिंदी रूपांतरण के रूप में जाना जाता है। मतलब अंग्रेजी जो होता है वो साइंस होता है। अंग्रेजी। हिंदी में उसको हम लोग विज्ञान कहते हैं। ऐसे सिंपली भाषा में इसका हम डिफिनीशन दें तो विशेष ज्ञान को, किसी भी सब्जेक्ट या किसी भी थिंग्स, एनीथिंग्स, कोई भी थिंग्स है, उसका विशेष ज्ञान ही विज्ञान कहलाता है। हिंदी में हो गया। ये साइंस शब्द की उत्पत्ति जो हुआ कहाँ से है, तो वो लैटिन शब्द से हुआ है। साइंस शब्द की उत्पत्ति जो है लैटिन शब्द से हुआ है, जिसमें साइंस का अर्थ जो होता है साइंटिया से बना हुआ है। लैटिन शब्द जो है वो साइंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के साइटिया से शब्द से हुआ है। साइटिया शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ होता है नो, जानना। अतः जानना ही क्या है, विज्ञान के नाम से जाना गया। यानी किसी भी चीज़ के बारे में अगर हम जानें तो वो हमारा कहलाता है विज्ञान, साइंस कहलाता है। किसी भी चीज़ के बारे में, कोई भी वस्तु, दुनिया की जितनी भी वस्तुएं, उसके बारे में हमको ज्ञान हो गया, नॉलेज हो गया, वो कहलाता है साइंस, विज्ञान कहलाता है। साइंस का शब्द आया कहाँ से, तो साइंटिया शब्द से लिया गया है, जो क्या है, लैटिन शब्द है। अब इसका परिभाषा है तो प्रकृति के क्रमबद्ध ज्ञान एवं प्रयोगों द्वारा प्रमाणित वर्गीकृत ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। प्रकृति में जो भी है उसका क्रमबद्ध ज्ञान है, उसको हम लोग प्रमाणित कर दें, प्रमाणित करके वर्गीकृत कर दें, वही कहलाता है आपका विज्ञान। इसको विज्ञान कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट अब इसके देखेंगे हम लोग। विज्ञान के अलग अलग वैज्ञानिक थे जो अलग अलग इसके परिभाषाएं दिए हैं, डेफिनेशन दिए हैं। इसमें से कुछ वैज्ञानिक के नाम निम्नलिखित है। आइंस्टाइन है, सत्यपाल थे, फिर डब्ल्यू सी डेपियर के अनुसार था, फिर कोनाल्ड के अनुसार थे। ये 3-4 वैज्ञानिक जो थे, जो विज्ञान का परिभाषा अलग अलग स्तर से दिए हैं। तो हम लोग जानेंगे सबसे पहले 1 नंबर में जो है आइंस्टाइन के अनुसार। आइंस्टाइन के अनुसार क्या विज्ञान होता है, हमारे ज्ञान और विभूतियों की अस्त व्यस्त विभिन्नताओं को एक तर्कपूर्ण प्रणाली बनाने के प्रयास को ही विज्ञान कहते हैं। ये क्या बताया था, आइंस्टाइन बताया था कि हमारे ज्ञान अनुभूति में अस्त व्यस्त जो है विभिन्नता को एक तर्कपूर्ण प्रणाली बनाने का प्रयास किया जाता है, वही कहलाता है विज्ञान। आइंस्टाइन के अनुसार ये था। फिर सत्यपाल के अनुसार था कि विज्ञान सृष्टि का एक क्रमबद्ध ज्ञान है। मतलब जितने भी ब्रह्मांड हैं उसका एक क्रमबद्ध ज्ञान, क्रमबद्ध का मतलब सीरीज वाइज सीरीज, स्टेप वाइज स्टेप, क्रमबद्ध ज्ञान कहलाता है आपका विज्ञान। फिर डब्ल्यू डेपनियर के अनुसार होता है कि विज्ञान की प्रकृति विषय का व्यवस्थित ज्ञान और धारणाओं के बीच संबंधों का तार्किक अध्ययन है, जिससे यह विषय व्यक्त होते हैं। कोनाल्ड के अनुसार था कि विज्ञान अंतर संबंधित समप्रत्यय एवं समप्रत्ययात्मक योजनाओं की श्रृंखला जो प्रेक्षण और प्रयोग के परिणाम के स्वरूप विकसित हुई थी। कोनाल्ड बताया था कि ये विज्ञान जो होता है ना, वो अंतर संबंधित है और योजना की ये श्रृंखला है। मतलब एक सीरीज ही है, कुल मिला कर देखा जाए तो सीरीज है, जो प्रेक्षण यानी प्रेक्षण और प्रयोग के परिणाम स्वरूप विकसित हुई है। मतलब उसका प्रैक्टिकल कर दिया गया है, प्रेक्षण किया गया है और वो परिणाम उसका मिला है। प्रेक्षण करने के बाद और प्रयोग के बाद उसके परिणाम स्वरूप वो विकसित हुआ है, उसको विज्ञान कहा जाता है। तो ये कुछ परिभाषाएं थी विभिन्न वैज्ञानिकों के द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे आगे जो है विज्ञान की प्रकृति कैसी होती है, नेचर इसका कैसा होता है। तो विज्ञान की प्रकृति जो होती है वो तार्किक होती है। पहला पॉइंट आपका जो है वो क्या है, विज्ञान की प्रकृति जो होती है वो तार्किक होती है। तार्किक का मतलब तर्क करने वाला, तर्क कर सकते हैं, तर्क वितर्क किया जा सकता है। विज्ञान की प्रकृति ऐसी होती है। दूसरा पॉइंट जो है वो है इसका सभी विषयों के साथ सहसंबंध होता है। मतलब कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे एसएसटी हो, चाहे मैथ हो, चाहे हिंदी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, सभी सब्जेक्ट में इसका संबंध होता है।
नेक्स्ट पॉइंट जो है तीसरा, इसके द्वारा जिज्ञासु एवं उदार मनोवृत्ति का विकास होता है। ये ऐसा सब्जेक्ट होता है, ऐसा विषय होता है ना, जिससे मनुष्य के अंदर जिज्ञासा जगती है, मतलब कुछ करने की जिज्ञासा जगती है, और उदार मनोवृत्ति का विकास होता है, मतलब वो उदार व्यक्ति बन जाता है। चौथा, इसकी प्रकृति जो होती है वो होती है, इसके अध्ययन से विद्यार्थी तथ्यों के आधार पर ही किसी बात को स्वीकार कर पाते हैं। और विज्ञान एक ऐसा सब्जेक्ट है, साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट जो कल्पनाओं पे नहीं, फैक्ट पे काम करता है। किस पे काम करता है? वो फैक्ट पे काम करता है, फैक्ट पे काम करता है। मतलब तथ्य जब तक मिलेगा नहीं, प्रूफ जब तक मिलेगा नहीं, तब तक विद्यार्थी इसको स्वीकार नहीं करते हैं। लेकिन जैसे इसका अध्ययन किया जाता है तो वो तथ्य पे किसी भी बात को ये स्वीकार कर लेते हैं। पांचवा पॉइंट जो है वो है, इससे विद्यार्थी नवीन ज्ञान को खोजने हेतु तो उत्सुक होते हैं। साइंस एक ऐसा ही सब्जेक्ट है जिसमें जितनी ही इंटरेस्टेड जगेगी उतनी ही इसमें नई नई चीज़ें खोजते जाते हैं। तो इससे विद्यार्थी जो है ना, नवीन खोजने के लिए, नए ज्ञान प्राप्त करने के लिए उत्सुक होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो होता है इसका, इससे बालक में व्यवस्थित तरीके से कार्य करने की आदतों का विकास होता है। और कोई भी वर्क होता है उसकी एक व्यवस्था होता है, एक सिस्टम होता है। तो इसमें विज्ञान पढ़ने से बालक में व्यवस्थित तरीके से किसी भी कार्य करने की आदत का विकास होता है। इसके अपने सिद्धांत एवं नियम होते हैं। विज्ञान खुद अपना सिद्धांत और अपना नियम देता है और उसी पे वो खड़ा उतरता है, दूसरों पे ये डिपेंड नहीं होता है। नेक्स्ट जो होता है इसकी बात, भाषा प्रतीकात्मक एवं संकेतात्मक दोनों होती है। और विज्ञान है, इसको हम लोग संकेत के द्वारा भी डिनोट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, तो दोनों होती है। और लास्ट पॉइंट इसका जो है, इसके द्वारा बालकों में सर्वाधिक वैज्ञानिक प्रगति का विकास होता है। और ये साइंस पढ़ाने से, विज्ञान पढ़ाने से बच्चे में जो होगा ना, वो वैज्ञानिक साइंटिफिक तरीके से वो अपने दिमाग को कन्वर्ट कर पाएंगे, उसी को दिख पाते हैं, उसी को वो डेवलप कर पाते हैं साइंटिफिक तरीके से। तो इसमें वैज्ञानिक प्रगति का विकास बहुत ज़्यादा होता है बच्चों का। तो ये विज्ञान की प्रकृति थी, नेचर थी। अब इसका टारगेट क्या होता है, इसका लक्ष्य क्या होता है, इसका लक्ष्य क्या होता है उसको हम देखते हैं। तो विज्ञान का लक्ष्य, एम क्या है आखिर विज्ञान का, साइंस सब्जेक्ट का एम क्या होता है? तो सबसे पहला एम जो होता है वो होता है, सबसे पहला एम जो होता है वो होता है ज्ञानात्मक उद्देश्य। यानी इसका सबसे पहला टारगेट, इस सिलेबस का सबसे पहला टारगेट होता है ज्ञानात्मक उद्देश्य। इस उद्देश्य से विज्ञान सब्जेक्ट को बनाया गया, खोज किया गया कि इससे कुछ ज्ञान मिले। ये BSM ब्लूम बोले थे, ये ज्ञानात्मक उद्देश्य के लिए इसको मतलब सर्च किया गया था। ये 1956 ईस्वी में दिए थे। फिर विज्ञान का लक्ष्य दूसरा जो था वो था भावनात्मक उद्देश्य। 1964 ईस्वी में करथवाल जो थे वैज्ञानिक, वो इसका बताए। और तीसरा लक्ष्य जो था वो था क्रियात्मक उद्देश्य। 1969 ईस्वी में सिम्पसन नामक वैज्ञानिक ने अपना एम रखा था विज्ञान के प्रति। तो ये तीनों इसके एम थे। नेक्स्ट जानते हैं, नेक्स्ट क्या है इसके बाद से। नेक्स्ट है विज्ञान के उद्देश्य। लक्ष्य तो हो गया, अब उद्देश्य क्या है कि विज्ञान सब्जेक्ट जो पढ़ाया जाता है, जो बच्चों को बताया जाता है, उसका उद्देश्य क्या है। हम कोई भी वर्क करते हैं तो उसका कुछ न कुछ उद्देश्य जरूर होता है। तो विज्ञान के भी कुछ न कुछ उद्देश्य जरूर है। तो पहला उद्देश्य है अंधविश्वास से मुक्त होना। पहला उद्देश्य जो है वो क्या है, अंधविश्वास से मुक्ति दिलवाना। यानी विज्ञान ऐसा चीज़ है ना जो अंधविश्वास से हमें क्या करता है, मुक्ति दिलाता है। दूसरा है अनुसंधान करने की प्रवृत्ति विकसित करना। अनुसंधान का मतलब कोई भी खोज डिस्कवरी करने के लिए, कोई भी चीज़ को डिस्कवरी करने के लिए उसकी प्रवृत्ति को विकसित करना, डेवलप करना, इसका उद्देश्य होता है। फिर बालकों की सोच को व्यापक करना। व्यापक का मतलब होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में उसको आगे करना। तो व्यापक करना, किसी कार्य को करने के लिए वैज्ञानिक तरीका प्रदान करना। इसका एक उद्देश्य होता है कि कोई भी काम करें उसके लिए वैज्ञानिक तरीके से काम करने का तरीका ढूंढना, प्रदान करना। और विज्ञान के ज्ञान को बालक की व्यवहारिक जीवन से जोड़ना। मेन रीजन जो होता है, सीटेट जो होता है ना, सीटेट में टीचिंग जो होता है ना, टीचर को जो पढ़ाना होता है ना, बाल केंद्रित शिक्षा है। बालक पे ही सारा चीज़ डिपेंड है। तो हम कोई भी चीज़ अगर डील करते हैं, पढ़ाते हैं, कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे EVS हो, चाहे मैथ हो, चाहे संस्कृत, चाहे हिंदी, कोई भी सब्जेक्ट हो, प्रयास करना चाहिए कि उसको व्यवहारिक ज्ञान से जोड़े, दैनिक जीवन में जो भी वो वर्क कर रहा है उससे जोड़े। और विज्ञान उसी का एक उदाहरण होता है।
इस विषय के माध्यम से बालकों को आत्मनिर्भर बनाना, और साइंस पढ़ाया जाता है बालक को आत्मनिर्भर खुद से करें, वो बालकों को वैज्ञानिक साक्षर बनाना, और खुद से जैसे ही करेंगे तो एक वैज्ञानिक साइंटिफिक तरीके से वो काम करें तो उनको साक्षर बनाया जाता है, वो भी वैज्ञानिक साक्षर बनाया जाता है। फिर बालकों को वैज्ञानिक बनाना विज्ञान का लक्ष्य है, उद्देश्य से नहीं। लेकिन बालक को वैज्ञानिक बनाना विज्ञान का लक्ष्य होता है, वो उद्देश्य नहीं होता है, लक्ष्य होता है। विद्यार्थियों को विज्ञान के विषय का अन्य विषयों के साथ सहसंबंध बताना। फिर विद्यार्थियों को ये चीज़ बताया जाता है, इसका उद्देश्य होता है कि विज्ञान का संबंध और सब्जेक्ट से कैसे है। फिर व्यवस्थित तरीके से कार्य करने की आदतों को विकसित करना, वही साइंटिफिक तरीके से सिलसिलेवार से कैसे किसी कार्य को करेगा, उसकी आदतों को हैबिट को विकसित करना, डेवलप करना विज्ञान का उद्देश्य होता है। ये सब विज्ञान का मुख्य उद्देश्य होता है। नेक्स्ट देखेंगे एनसीईआरटी जो है, एनसीईआरटी के अनुसार इसके शिक्षा का उद्देश्य क्या है। एनसीईआरटी जो बोर्ड है उसके अनुसार इसके विज्ञान के शिक्षा का उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहले इसका उद्देश्य जो है वो होता है ज्ञान। सबसे पहला जो होता है वो होता है ज्ञान, नॉलेज। नॉलेज में भी ये दो तरह का होता है, एक होता है प्रत्यास्मरण, तथ्य चिन्ह प्रतीक पहचान आदि। मतलब विज्ञान पढ़ा के प्रत्यास्मरण में उसको तथ्य क्या है, फिर चिन्ह क्या है, प्रतीक क्या है, पहचान क्या है, किसी भी वस्तु का या किसी भी थिंग्स का, किसी भी चीज़ का, इस चीज़ को बताते हैं। और फिर प्रतिज्ञान भी दिया जाता है इसके माध्यम से। तो वो कैसे, परिभाषा, सूत्र, क्रिया, विधि, नियम, सिद्धांत आदि ये चीज़ में दिया जाता है। तो ज्ञान दो तरीके से दिया जाता है, एक प्रत्यास्मरण से, एक प्रत्यभिज्ञान से। प्रत्यास्मरण में क्या दिया जाता है, तथ्य दिया जाता है, चिन्ह दिया जाता है, प्रतीक, पहचान इत्यादि दिया जाता है। और प्रतिभिज्ञान में क्या जाता है, परिभाषाएं दिया जाता है, सूत्र दिया जाता है, उस पर वर्ग, क्रिया, विधि, फिर नियम दिया जाता है, फिर सिद्धांत दिया जाता है। ये सारी चीज़ दिया जाता है एनसीईआरटी के अनुसार से। दूसरा जो है वो है अवबोध। दूसरा जो होता है वो होता है अवबोध होता है। अवबोध का मतलब क्या होता है, सेंस, मतलब सोचने की शक्ति। सेंस क्या उपयोग कर सकता है, तो इसमें तुलना करना, अंतर करना, वर्गीकरण करना, संग्रहण करना, संश्लेषित करना, संबंध स्थापित करना, व्याख्या करना, स्पष्ट करना, सूची बनाना, अर्थ बताना, अपने शब्दों में कहना, विश्लेषण करना, उदाहरण देना, त्रुटि का पता लगाना, अनुमान लगाना आदि अवरोध के अंतर्गत आते हैं। ये सब अवबोध के अंतर्गत आते हैं। तुलना कर लिए, किसी से तुलना की कि वो कैसा है, वर्गीकृत कर दिए, किसी चीज़ को बांट दिए, या स्पष्ट करना है, अर्थ बताना है, या गलती का पता लगाना है, अनुमान लगाना है, उदाहरण देना है, ये सारी क्रियाएं अवबोध के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट तीसरा जो होता है वो होता है अनुप्रयोग। तीसरा जो होता है वो होता है अनुप्रयोग। अनुप्रयोग करके तीसरा जो होता है अनुप्रयोग होता है। अनुप्रयोग में क्या होता है, एप्लीकेशन में क्या होता है, तो इसमें प्राप्त ज्ञान का नवीन परिस्थिति एवं संबंधित समस्याओं में उपयोग करना। अब जो ज्ञान वो प्राप्त कर चुके हैं उसको कैसे उपयोग करेंगे, समस्या जो है उसमें कैसे उपयोग किया जाएगा। फिर प्राप्त ज्ञान का दैनिक जीवन में उपयोग करना, मतलब कोई भी चीज़ हम जान जाते हैं तो उसका दैनिक जीवन में उपयोग होता ही है, तो वो कैसे होगा। फिर तीसरा पॉइंट है प्राप्त ज्ञान के आधार पर निष्कर्ष निकालना। हम कोई भी निर्णय ले सकते हैं, निष्कर्ष निकाल सकते हैं, चयन कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं, त्रुटि जो होता है उसमें सुधार कर सकते हैं। तो ये अनुप्रयोग के द्वारा आता है। मतलब जो चीज़ें वो सीखा, ज्ञान लिया, उसको समस्या के साथ कैसे यूज करेगा, दैनिक जीवन में कैसे उपयोग करेगा, फिर उसका जो ज्ञान का आधार है, निष्कर्ष कैसे निकाल सकता है, निर्णय कैसे लेगा, विधि का कौन चयन करेगा, कौन विधि कौन कहाँ पे उपयोग होगा, उसका प्रयोग कैसे करेगा, फिर गलती जो हो रही है, त्रुटि जो हो रही है, उसको कैसे सुधार करेगा, ये अनुप्रयोग में आता है। फिर चौथा जो होता है वो होता है कौशल। कौशल का मतलब स्किल डेवलपमेंट करना। तो इसमें देखिए सरलता, शीघ्रता एवं शुद्धता से कार्य करने में गणना करना। कौशल में यही सिखाया जाता है कि सरलता से वो काम कर ले, जल्दी करे और शुद्ध से कार्य करे और उसको गणना कर सकते हैं। फिर उपकरणों की व्यवस्थित करना, सुंदर चार्ट एवं मॉडल बनाना। विज्ञान बनाने का सबसे मुख्य रीज़न जो होता है यही होता है, विज्ञान सुंदर चित्र, चार्ट एवं मॉडल बनाना, फिर सारणी बनाना, प्रयोग को कुशलता से करना, लेखा चित्र पढ़ना एवं बनाना। कोई भी चित्र है उसको लिख दिए, फिर बना दिए, उसके बारे में डिटेल्स बता दिए। और पांचवा जो होता है वो होता है अभिरुचि। पांचवा जो होता है वो होता है अभिरुचि। अभिरुचि मतलब इंटरेस्ट।
कोई भी वर्क करे अगर इंटरेस्ट उसमें ना रहे ना तो वो काम अच्छा से नहीं होता है। तो जब इतनी सारी चीज़ डेवलप हो गई, कौशल हो गया, अनुप्रयोग हो गया, तो अभिरुचि तो जाहिर सी बात है कि आएगी। तो इस विषय को यही बनाया जाता है कि बच्चों के विषय में रुचि जागृत करना, कि बच्चे जो हैं वो कैसे इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें, फिर स्वयं के द्वारा किया जाना करे। तो अभिरुचि के लिए जब तक वो रुचि नहीं लेगा तब तक वो खुद से करेगा नहीं बच्चा। तो बच्चे को स्वयं के द्वारा कार्य किया जाना जरूरी है। फिर विद्यार्थी तथा अध्यापक और विद्यार्थी के मध्य निकटता आना, और पेडागोजी हो गया या साइंस जो पढ़ाया जाता है, इससे कोशिश ये रहता है कि विद्यार्थी जो है ना उसके मध्य निकटता आना, मतलब दोनों बीच में क्या हो, रिलेशन अच्छे हो, निकट आए। फिर कमज़ोर विद्यार्थी की सहायता करना, और इसके अलावा कमज़ोर विद्यार्थी जो है उसकी सहायता करना। नवीन साहित्य पढ़ाना, पुस्तकालय वाचनालय में जाकर अध्ययन कर गणित एवं वैज्ञानिक के जीवन पढ़ने के लिए प्रेरित करना, और उसको प्रयोगशाला में लेके जाएंगे, कहेंगे, बताएंगे कि हाँ ये चीज़ें ऐसे करने से ऐसे होता है, मतलब उसको उत्साहित करेंगे, उसके बारे में बताएंगे, और इस विज्ञान के प्रति उसकी रुचि को इंटरेस्ट करेंगे। नेक्स्ट अब जो है वो विज्ञान पाठ्यक्रम का निर्माण आखिर क्यों किया गया, तो वो था विज्ञान पाठ्यक्रम का राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005। मतलब 2005 रेखा जो थी वो सुझाती है कि बच्चों के स्कूली जीवन को बाहर के जीवन से जोड़ा जाना चाहिए। इसमें पहला नियम जो बना था इसका, विज्ञान का पाठ्यक्रम का निर्माण जो हुआ था उसमें सबसे पहले बच्चों को ही ध्यान में रखा गया था। जो पहला पॉइंट कहता है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा सुझाती है कि बच्चों के स्कूली जीवन को बाहर के जीवन से जोड़ा जाना चाहिए। मतलब जो चीज़ पढ़ा रहे हैं उसको बाहर के जीवन से जोड़ के तब पढ़ाया जाए तो अच्छा रहेगा। फिर पाठ्यक्रम रटने की पद्धति पर आधारित न हो, उसमें क्रियाकलापों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। और ये नहीं कि कोई भी नोट्स बनवा दिए, रटवाना शुरू कर दिए, तो इस पे ये डिपेंड नहीं करता है, केवल पॉइंट पे ये डिपेंड करता है, क्रियाकलाप पे, क्योंकि साइंस जो होता है वो फैक्ट पे काम करता है। एनसीएफ के नियम अनुसार, एनसीएफ जो थे नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के नियम के अनुसार आदर्श विज्ञान पाठ्यक्रम बनाने के लिए विभिन्न वैधताओं को आधार माना गया है। अब एनसीएफ के द्वारा वो आखिर क्या क्या इसको आधार माना गया है विज्ञान का पाठ्यक्रम बनाने के लिए, वो है सबसे पहला है संज्ञानात्मक वैधता, कॉग्निटिव वैलिडिटी। पाठ्यक्रम जो हम बच्चों को पढ़ाते हैं उन्हें समझ में आना चाहिए तथा उनके द्वारा अर्थपूर्ण एवं प्रसन्नचित्त मानसिकता से सीखा जाना चाहिए। सबसे पहले तो ऐसा पाठ्यक्रम होना चाहिए कि जो टॉपिक पढ़ाएं, जो भी चीज़ पढ़ाएं, उसको बच्चे समझें, आसानी से समझे, उसका अर्थ निकाल ले, और उसको समझे तो वो मानसिक उनका जो अवस्था है, स्टेट है, वो प्रसन्न हो जाए। ये चीज़ कर सकते हैं, ये किया जाता है। और उन्हें विभिन्न प्रोजेक्ट कार्य प्रदान करना चाहिए जिससे कि वे स्वयं करना सीखे। प्रयास एक टीचर के, कुशल टीचर के प्रयास यही रहना चाहिए कि साइंस अगर पढ़ा रहे हैं तो बच्चे को दिया जाए, प्रोजेक्ट दिया जाए करने के लिए, जिससे वो स्वयं करे। स्वयं करेगा तो उनका इंटरेस्ट बढ़ेगा तो उनका नॉलेज बढ़ेगा। फिर शिक्षार्थियों के स्वाभाविक जिज्ञासा और सृजनात्मकता को पोषित कर पोषित 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 करना चाहिए। मतलब शिक्षार्थी जो है उसके स्वाभाविक जिज्ञासा, उनके अंदर जो जिज्ञासा है एवं सृजनात्मकता का मतलब होता है उसमें उनके योग्य बनाना, इत्यादि को हमें क्या करना चाहिए, पोषित करना चाहिए। तो ये एनसीएफ के पहला संज्ञानात्मक वैधता कॉग्निटिव वैलिडिटी के अनुसार था। नेक्स्ट देखते हैं विषय वस्तु वैधता। अब विषय वस्तु के द्वारा क्या थे ये, तो विषय वस्तु के द्वारा सब्जेक्ट वैलिडिटी क्या क्या होता है। तो पाठ्यक्रम इस प्रकार होना चाहिए कि वह साधारण शब्दों में सही वैज्ञानिक जानकारी दे। मतलब विज्ञान का पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो साधारण शब्द में ही वैज्ञानिक जानकारी दे, क्योंकि विज्ञान पढ़ाते हैं तो हमको वैज्ञानिक जानकारी ही देना है बच्चों को, तो वो साधारण शब्द में सही से हो। अस्पष्ट, गलत, अपूर्ण तथा गलत दिशा निर्देश वाले पाठ्यक्रम को हटा देना चाहिए। मतलब जो भी बेकार चीज़ें हैं, जिसकी ज़रूरत नहीं है, उसे हटा देना चाहिए। और बच्चों को विषय वस्तु जो है ना, कठिन वस्तु भी जो है कोशिश करना चाहिए कि उसको सरल भाषा में, आसान भाषा में दिया जा सके जिससे बच्चे समझ पाए। क्योंकि एनसीएफ जो है ना वो बच्चों पे ही आधारित होता है, बच्चे को टारगेट करके ही टीचर को पढ़ाना है।
पहले का जो शिक्षा था ना वो शिक्षक बेस्ड था, लेकिन अभी का जो शिक्षा है ना वो बच्चों पे डिपेंड है, A to Z बच्चों को ध्यान में रख के ही सारा चीज़ करना है। नेक्स्ट जो है प्रक्रिया बैठता, प्रोसेस वैलिडिटी, इसका वैलिडिटी क्या होना चाहिए? तो कक्षा में विज्ञान शिक्षा इस प्रकार से होना चाहिए कि ज्ञान प्राप्ति हो एवं वैज्ञानिक सोच उत्पन्न हो तथा वैज्ञानिक ज्ञान एवं जानकारी को प्रमाणित किया जा सके। इस प्रकार की क्रिया बच्चे में विज्ञान के प्रति जिज्ञासा तथा रचनात्मकता को बढ़ाती है। उन्हें विभिन्न प्रकृति प्रक्रियाओं से सुपरिचित कराना चाहिए, मतलब उन्हें फैमिली में क्या है अलग अलग तरीके से अलग अलग ढंग से उनको पढ़ाई करना चाहिए, जिससे उनको नॉलेज प्राप्त हो, ज्ञान प्राप्त हो, वैज्ञानिक सोच उत्पन्न हो जाए और जिज्ञासा, इस विषय के प्रति जिज्ञासा जगे उनका। और नेक्स्ट जो है वो है ऐतिहासिक वैधता, हिस्टोरिकल वैलिडिटी। ऐतिहासिक अवस्थाओं के बारे में भी पढ़ाया जाना चाहिए। उससे विद्यार्थी को यह पता चलता है कि तथ्य को जानने के लिए हमें कहाँ से आरंभ करना है तथा कितनी दूर तक हम पहुँच गए हैं। यह भी पता चलता है कि विज्ञान के विकास में सामाजिक कार्य तथा सामाजिक क्रिया कहाँ तक सहायक है। इतिहास से जोड़ के बच्चे को विज्ञान में कोई चीज़ बताया जाता है, जैसे कार्बन का खोज कब हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, ऑक्सीजन का खोज कब हुआ। वैसे जोड़ने से होता क्या है, कि बच्चे को पता चले कि हम कहाँ से शुरुआत किए थे। जैसे आज का एक खोज, वो तो कहाँ से शुरुआत की, उसमें सोशल वर्क, समाज की क्या भूमिका रही, हमारी क्या भूमिका हो सकती है, वो कितनी सहायता हमें की है, ये चीज़ ऐतिहासिक वैधता में पढ़ाया जाता है। इसलिए इतिहास के बारे में भी बताना जरूरी है विज्ञान में। ठीक है, इसके बाद से नेक्स्ट जो है नैतिक वैधता, नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट ये होगा, इस वीडियो का लास्ट पॉइंट होगा, फिर नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। 20 से नैतिक वैधता, नैतिक मतलब मोरल। देखिए कोई भी वर्क किया जाए, अगर मोरल नहीं है, नैतिकता नहीं है, तो कोई भी वर्क अच्छा से नहीं हो सकता है। चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे घर का खाना खाना हो, या कोई भी वर्क, नैतिकता अगर नहीं है तो वो काम अच्छा से नहीं हो सकता है। तो वही चीज़ है, विषय वस्तु के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि ईमानदारी, उद्देश्य, सहयोग के साथ साथ ही समाज में व्यापक भय तथा बुराई से आज़ादी हो। शिक्षक को विषय वस्तु के सार्थक पक्षों को संप्रेषित करना चाहिए। इसके लिए करना क्या चाहिए, विषय वस्तु ऐसा होना चाहिए, ऐसा विकास होना चाहिए कि उसमें ईमानदारी हो, उद्देश्य हो, कोई सहयोग हो, उसके साथ साथ समाज में जितने भी भय हैं, बुराई है, वो आज़ादी हो। और शिक्षक को विषय वस्तु जो होता है ना सार्थक पक्ष में करना चाहिए, मतलब पॉजिटिव, ऑलवेज बी पॉजिटिव। स्टूडेंट से ऑलवेज भी पॉजिटिव रहना चाहिए। स्टूडेंट से कभी भी क्या होना चाहिए, वो पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव थॉट होना चाहिए। स्टूडेंट का जो है वो पॉजिटिव थॉट होना चाहिए, कभी भी प्लस में रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, तो हम पॉजिटिव रहेंगे तो बच्चे भी हमारे पॉजिटिव होंगे। और जैसे ही पॉजिटिव थॉट उनके माइंड में जाएंगे तो वो पॉजिटिव वर्क करेंगे और पॉजिटिव करेंगे, हर चीज़ को पॉजिटिव करेंगे और इंटरेस्ट भी लेंगे उसमें पॉजिटिव तरीके से। तो ये कुछ साइंस पेडागोजी के तो ये साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट थे, कुछ टॉपिक थे जिसमें हम लोग साइंस के बारे में, साइंस की प्रकृति, नेचर, कहाँ से शब्द आया, इसके एम क्या है और बच्चों पे ये कैसे अप्लाई होगा, इसका लक्ष्य क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, ये सारी पॉइंट इस वीडियो में मैं डील कर चुका हूँ। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो ये आप कर सकते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, मर्जी आपकी है। और कोई भी दिक्कत हो, डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और चैनल को विजिट करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।